लास्ट चैप्टर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स विद नेम ओपन इकोनॉमी, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स तक के बेटेस में आता है और 100% इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 इसमें टॉपिक है, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में समझना है। छोटा चैप्टर है तो ये इजीली समझ में आ भी जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमें एग्जाम के हिसाब को देखते हुए पढ़ना है। एट फर्स्ट we have to know about the meaning of open economy. Open economy is the economy which deals with the rest of the world. वो इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है, डील करता है, ऐसी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। दैट इज द ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्री के साथ डील करता है, सच एज ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल ऑफ मूवमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम फॉरेन कंट्री के साथ किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ओपन इकोनॉमी। इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, सॉफ्टवेयर्स, other items from the world, but India also export to the world software services, textiles, and food grains, vegetables, fruits. These items exported by India to rest of the world. तो फॉरेन से इंपोर्ट भी हुआ, फॉरेन को एक्सपोर्ट भी हुआ, तो दैट इज नोन एज ओपन इकोनॉमी। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो दिस ऑल थिंग्स डन बाय यूजिंग द करेंसी। तो अगर हमने अमेरिका के साथ कोई बिजनेस किया तो अमेरिका डॉलर के साथ करेंगे, यूरोप के साथ जो बिजनेस किया उसको यूरोपियन यूरो के साथ करेंगे, जापान के साथ कुछ करेंगे तो जापानीज करेंसी के साथ करेंगे। मतलब जाहिर सी बात है, हम जब भी विदेशी कंट्री के साथ कुछ यूज करें तो हमें विदेशी पैसों की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री। दूसरी कंट्री की जो करेंसी जो हमारे पास होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, दैट इज यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज क्योंकि सब फॉर। सो इफ एन इंडिया इंपोर्टर बाय गुड्स फ्रॉम यूएसए देन वी हैव टू पे द यूएस डॉलर। अगर हम डॉलर अमेरिका कुछ भी करेंगे तो हमें यूएस डॉलर ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो पेमेंट करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, जितना उन्होंने मांगा ऐसे नहीं। सो at the rate at which the price of one country's currency exchange with the another country is known as foreign exchange rate. In short, this is known as forex rate. forex rate जब एक कंट्री की नेशनल करेंसी को दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज किया जाता है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू ₹90। कहने का मतलब ये होता है $1 के बदले में हम 90 रुपीज का लेन देन करेंगे, हमारी वैल्यू $1 की वैल्यू 90 रुपीज के बराबर है। सो दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 कंट्रीज के बीच एक्सचेंज रेट तय होता है, तीसरी कंट्री का कोई लेना देना इसमें नहीं है। जैसे डॉलर एंड रुपीज के बीच में एक्सचेंज रेट अलग होता है, ठीक है। इसमें आपका यूरो के साथ अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब हर कंट्री के साथ, जापान के साथ अलग होगा, चाइनीज के साथ अलग होगा। 2 कंट्री के बीच में तय होता है कि 2 कंट्री के बीच में किस तरह का रिलेशन है। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज द रेट विच डिटरमाइंड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स यहां पर पूरा एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट तय करती है। नो वन कैन इंटरफेयर, नो वन कैन कंट्रोल, नो वन कैन चेंज दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। एंड फॉर एग्जांपल चाइना यूज्ड फिक्स एक्सचेंज रेट फॉर मैनी ईयर्स। चाइना ने बहुत सालों तक यूज किया। इवन इंडिया भी 1943 तक फिक्स एक्सचेंज रेट का यूज किया। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, दिस गवर्नमेंट फिक्सेस द वैल्यू ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रेट बाय बाइंग और सेलिंग द फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट तय करती है और फॉरेन सेंट्रल बैंक इसको खरीदने बेचने का काम करती है। बट अदर एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द रेट
which determined by using the demand of foreign exchange and supply of foreign exchange of a country. That means it is the rate, there is no interference of government to determination of फॉरेन एक्सचेंज रेट. एक वो तय होता है जहां पर ओपन मार्केट में करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है एक्सचेंज रेट तय होता है दो कंट्री के बीच में. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ओपन मार्केट के थ्रू होता है. देयर इज नो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. एक्सचेंज रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. ओके, दीज आर. बट देयर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. जब हम ओपन इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, इसके डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इक्वल होना जरूरी है. मतलब एट द रेट, वो रेट जिस रेट पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही आपस में बराबर होता है, दैट रेट इज नोन एज द foreign exchange rate. For example, this is the demand of foreign exchange and this one is the supply of foreign exchange, and both are equal to each other at the point of E. So here the demand equal to supply. This point is known as the equilibrium rate of exchange. At the rate जहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में डील फाइनल किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात आ गई. तो किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कब होता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है. डिमांड तब होता है व्हेन वी हैव टू पे टू अब्रोड. जब हमें फॉरेन को कुछ पेमेंट करना होता है बाय यूजिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन द केस ऑफ फॉरेन टूरिज्म, इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स, एजुकेशन अब्रोड. जब भी विदेशों को हम पेमेंट करना होता है उस केस में हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि हमें पैसे चाहिए. अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका हमसे कहेगा भाई हमें डॉलर दो, तो हमारे पास डॉलर होना चाहिए. दैट मीन्स वी डिमांड डॉलर. बट अदर हैंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जब हमारे पास फॉरेन से पैसा आ रहा है. ठीक है, कौन कौन सोर्स से आता है. when we export to goods and service to abroad, we receive investment from abroad, that is FDI and FII. We receive remittances from the NRI. ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, बाहर रिश्तेदार रहते हैं, वो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है पैसे भेजते हैं, तो बाहर के वो डॉलर कमाते हैं, वो इंडिया में आता है जिसमें हम डॉलर रिसीव कर रहे हैं. फॉरेन टूरिज्म, जो हमारे यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वो सभी अपनी कंट्री से अपना पैसा लेके आते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं. So these are the sources of supply, these are the sources of demand. By using this both demand and supply at the rate which both are equal to each other, that is the equilibrium exchange rate. The condition is here where both are equal to each other. Both are demand and supply when equal to each other. That rate, that is OP, is known as foreign exchange rate. इसी पर वो दोनों कंट्री के बीच में, केवल दो ही कंट्री, अलग कंट्री के साथ अलग रेट होगा, डिपेंड करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बीच में तय होता है कि $1 और रुपए के बीच में, तो डॉलर से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और डॉलर हम इसको एक्सपोर्ट कम करते हैं. ऐसे में यहाँ पर $1 इक्वल टू कितना हो गया, 90. ठीक है, मतलब ये बताता है कि हमारी कंट्री की वैल्यू फॉरेन की डॉलर के बीच में कम है. क्यों? क्योंकि हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, और ये ओपन मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ही तय होता है. Next is appreciation of currency and depreciation currency. Appreciation means the increase in value of domestic currency. ठीक है ना, पहले हमारा $1 के बराबर हम पेमेंट कर रहे थे 80 रुपीज. Now we have to pay $1 equal to ₹75. That means value of the domestic currency increased by 5 rupees. अब हमें ₹5 कम पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमारे ₹5 बच रहे हैं. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. इंपोर्ट बिकम चीपर, इससे इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि हमारी मनी की वैल्यू ज्यादा अच्छी हो गई है, फॉरेन की वैल्यू कम हुई है, तो हमारे लिए आसान होगा, सस्ता हो जाएगा. एक्सपोर्ट हमारा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि जब हमारी कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, फॉरेन को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट या फिर इंपोर्ट कम कर देंगे. डेप्रिसिएशन इज द करेंसी दैट इज एट द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सिचुएशन है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होती है. कहने का मतलब होता है जब हम $1 इक्वल टू 80 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, अगर वहीं पर हमें $1 इक्वल टू 85 का पेमेंट करना पड़े, 5 रुपीज ज्यादा, तो हमारी कंट्री की वैल्यू यहाँ पर
क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पर अलग अलग कंट्री की नेशनल करेंसी को आपस में एक्सचेंज किया जाता है, दैट मार्केट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वी कैन से दैट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इज द मार्केट वेयर द फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सेल, जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। सो इट इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का पूरा सबसे बड़ा है, बिकॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस institutions of a country such as commercial bank, central bank, that is RBI in India, foreign exchange dealers, multinational companies, tourists and individuals, importers and exporters, these are the competent participants for the determination of foreign exchange rate, deal with foreign exchange. Okay, so the main functions of foreign exchange market क्या काम करती है? तो जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं, दे आर थ्री मेन फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन, नंबर 2 क्रेडिट फंक्शन एंड नंबर 3 हेजिंग फंक्शन। देन ट्रांसफर फंक्शन इज फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री। दो कंट्री के बीच में जब भी कोई लेन देन होता है तो करेंसी को आपस में एक्सचेंज कराने का, पेमेंट करने वाले से पेमेंट रिसीव करने वाले तक पहुंचाने का काम इस मार्केट के थ्रू किया जाता है। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो किससे, इंटरनेशनल ट्रेड को बताता है, जो क्रेडिट फैसिलिटी के होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी इसका जो उधार में, मान लो आज हमने अमेरिका से कुछ खरीदा, उसका पेमेंट हम 2 साल बाद करेंगे, तो ये फैसिलिटी भी इसी मार्केट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट है, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड डीलिंग होती है तो यहाँ पर रिस्क तो बना ही रहता है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ foreign exchange market bit work to reduce the risk of the market, जो इस रिस्क मार्केट की जो रिस्क को कम करता है, इसके लिए वो वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो हियर इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। अब जब फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी का लेन देन हो रहा था, जहां पर करेंसी आता है तो वहां पर हिसाब किताब बनता है। तो डोमेस्टिक करेंसी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए गए सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो होता है ना, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री इंडिया है, और इंडिया वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। तो इन सब का प्रॉपर इकोनॉमिक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, that is balance of payment is a systematic record of all economic transaction between the residents of a country and the rest of the world during a given period of time is known as the balance of payment, which includes all types of transactions। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में कर रहे हो। दैट मीन्स द आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, नंबर 1 इज विजिबल आइटम्स। It includes all the visible items या those items which has a physical shape, जिसका एक फिजिकल शेप होता है, दैट मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, फर्नीचर्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, दिस ऑल आर नोन एज विजिबल आइटम्स। नेक्स्ट इज नोन एज इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम। ठीक है, ये वो आइटम्स होते हैं जो सर्विस के फॉर्म में होते हैं, दैट इज आइटम विच कांट बी सीन, कांट बी टच, इज नोन एज इनविजिबल आइटम। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इट्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शन लाइक एफडीआई, like borrowings. This include all type of this type of transactions, and it's also include unilateral payment। यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल बताता है कि जो वन साइडेड होता है, वन साइड पेमेंट होता है। फॉर एग्जांपल डोनेशन, या तो आएगा या तो जाएगा। सो ऑल टाइप्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दिस ऑल द बैलेंस ऑफ पेमेंट डन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। सो यार, जब इसकी अकाउंट तैयार किया जाता है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। तो हियर इज नंबर 1 करंट अकाउंट।
Current account is the account which includes all the daily transaction that is related to the goods and services. Income and transfer are known as current account. जो कंट्री के डेली ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, which does not affect the assets and liability of the country. एसेट ट्रांजैक्शन को जहां इंक्लूड किया जाता है, that is current account. So the basic component of current account, first one is visible items. It includes all the visible items that are also known as trade in goods. Export or import of goods, only goods include in this, that is only visible items are included here. Next is invisible items. It includes all type of services like IT, tourism, interest, profit, etc, etc, etc. These are invisible form. It's also include third point, that is unilateral payments. It includes all such payments that is one direction, either given or receiving, that is donations, grant, gifts, etc. तो यहाँ पर इस तरह के करंट नेचर के सारे आइटम इंक्लूड किए जाते हैं जिससे एसेट्स लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली. यहाँ पर गुड्स आता है, so it is the difference between the export of goods and imports of goods. Because it's include goods, so this may be balanced or may be unbalanced. ये बैलेंस भी हो सकता है. बैलेंस का मतलब होता है where the export of goods is equal to import of goods. तो बैलेंस हो जाता है, मतलब जितना गुड्स बेसिकली पॉसिबल बहुत कम होता है. बट अनबैलेंस होने के चांस ज्यादा होता है. देयर आर टू सिचुएशन अनबैलेंस होना. एक होता है हमारा ट्रेड सरप्लस, वेयर द एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट. दैट मीन्स अगर 1000 का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ओनली 800 का इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब 200 हमारा प्लस में है. बट ट्रेड डिफिसिट इज वेयर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. सॉरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर हम इंपोर्ट 100 कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ओनली 80 कर रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पर हम माइनस में आ गए 20. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. So next one is capital accounts. Capital account includes all those financial transactions which are related to the assets and liability of the country. जो उस country के directly assets and liability को affect करता है. For example, it's include all the transactions related to foreign direct investment, foreign loans, portfolio investment, that is also known as FII, international borrowings, change in foreign exchange reserve. These all are included in foreign capital account because इन सबके ट्रांजेक्शन के कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन अकाउंट. सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऑटोनोमस और अकोमोडेशन के में डिफरेंस भी आता है. मीनिंग डिफरेंस आता है तो सेम टू सेम छाप दो लाइन में हो जाएगा, शॉर्ट में आता है. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर दोस ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द अर्निंग प्रॉफिट. ये वो होता है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटी रन किया जाता है, विच इंक्लूड्स गुड्स एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो किया जाता है इसका एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट अर्न करना. बट accommodating transaction as those transaction which are done to balance the balance of payment. जो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर बनाए रखने के लिए किया जाता है, and this transaction done by the government. Okay, for example, borrowing from the IMF, use of foreign exchange reserve, etc. Next is here balance of payment disequilibrium. Normally बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, वो डिपेंड होता है डबल एंट्री सिस्टम पर. किस पर होता है? डबल एंट्री सिस्टम पर. और ऐसे में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है. बट जब भी टोटल रिसीट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट इक्वल टू द टोटल पेमेंट, दैट इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन. और ये तभी होता है व्हेन द imports are increases hugely, foreign export, inflation in the domestic economy, global recessions, political instability, natural मतलब कंट्री के अगेंस्ट जब उनका काम होता है, हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले लग जाते हैं, बहुत सिचुएशन होता है हमारे खाने, तो ऐसे में ही बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो सकता है. और जब भी ये नेगेटिव होता है, व्हेनेवर वी हैव टू एक्सपोर्ट प्रमोशंस, हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, हमारे यहाँ पर उन चीज़ों पर प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि इंपोर्ट कम किया जो हम यूज़ करते हैं.
कंट्री की वैल्यू को डिवेल्यूट करना पड़ेगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, हमारे पास इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे ताकि लोग कम से कम इंपोर्ट करें, कंट्री से परचेज करें। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस होने जरूरी है ताकि हमारे यहाँ पर फॉरेन पैसा आए और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। लास्ट इज द मेन क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सप्लेन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज, द सोर्सेज ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द सप्लाई और सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन ओपन इकोनॉमी, define balance of payment, the explain components of balance of payment, differentiated between the balance of trade and balance of payment, causes of balance of payment disequilibrium, and also measures to correct, how to correct the balance BOP disequilibrium। तो ये कुछ टॉपिक है जिसको हर हालत में को तैयार करना है इस चैप्टर से, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई डाउट होता है तो पूछना भी जरूरी है, पूछो, डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।